ओके फ्रेंड्स, कल जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके नेक्स्ट आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेडरलिज्म इन इंडिया आफ्टर फेडरलिज्म इन इंडिया आफ्टर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ाई करेंगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था उसके आगे से ही, फेडरलिज्म इन इंडिया आफ्टर 2024 जनरल इलेक्शंस। कि फेडरलिज्म के अंदर हमारे क्या क्या चेंजेस आए जनरल इलेक्शंस के बाद। जनरल इलेक्शंस 2024, जनरल इलेक्शंस किन्हें बोलते हैं? जनरल इलेक्शंस जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं उनको हम जनरल इलेक्शंस बोलते हैं। इस बार कौन से हमारी लोकसभा बनी है? 18वीं 18th लोकसभा बनाई है हमारी। तो एनडीए इस बार बहुमत के साथ आई है। मोदी जी 3.0, मोदी 3.0। तो इस बार फेडरलिज्म का इतना जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बार की जो हमारी एनडीए की सरकार बनी है इसके अंदर बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है। इसमें अदर पार्टीज का भी साथ है जो मिलकर बनाती हैं एनडीए। एनडीए में आपकी कौन कौन सी पार्टीज आ जाती हैं? इसके अंदर आपको ये जनता दल आ जाती है, जेडीयू आ जाती है, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी है जो हमारे चिराग पासवान जी की है, एनसीपी है अजीत पवार की, शिवसेना, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली नहीं है, ये शिवसेना है हमारी शिंदे ग्रुप वाली, टीडीपी, टीडीपी पार्टी जिन्होंने अभी आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बने हैं हमारे, वो पार्टी जीती है। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा एक ऐसी अनरजिस्टर्ड पार्टी है। ये जो पार्टीज हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं ये रीजनल पार्टीज हैं। रीजनल पार्टीज वो होती हैं जिनका फैलाव और जिनका जुरिडिक्शन एरिया उसका स्टेट होता है। इसमें अकाली दल भी है। अकाली दल पहले एनडीए के साथ होती थी लेकिन अब उन्होंने उनसे अलग हो गए हैं। तो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जीतन राम मांझी की पार्टी अनरजिस्टर्ड है, फिर भी जीतन राम मांझी एक कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर बनाए गए क्योंकि काफ़ी इनका रुतबा है बिहार में। तो चलिए मैं यहाँ यही बताना चाहते हैं, ये आर्टिकल यहाँ पे ये बताना चाहता है कि फेडरलिज्म का बहुत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पर पिछली सरकार के अंदर बीजेपी पूरी पावर में थी वहाँ पर रीजनल पार्टीज की कम सुनी जाती है। अब इनको साथ लेकर चलना पड़ेगा मोदी जी को सबको, और सब स्टेट्स की बात भी सुनी जाएगी। तो कोलिशन गवर्नमेंट में ये थोड़ा फायदा होता है, नुकसान भी अपने अपने होते हैं कि डिसीजंस लेट हो जाते हैं। तो अब इस आर्टिकल का यही मेन है, इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने वाला कुछ है नहीं, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें हम नेक्स्ट करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? जब स्टेट प्लस सेंटर मिलकर काम करते हैं। उसमें हमारा एक ऑप्शन होता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स होते हैं, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स आते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज वाले के चीफ मिनिस्टर आते हैं, यूनियन टेरिटरी वालों के। तो इसमें जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा देख लीजिए। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 क्लॉज 4 में बनी है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनी है? 101। और अमेंडमेंट बिल कौन सा आया था? कभी कभी बिल पूछ लेते हैं। बिल 122 है, मतलब 122 बिल पास हुआ था। इसका ये मतलब है कि इससे पहले काफी बिल पास हुए थे पर कुछ बिल एक्ट नहीं बन पाए, इसीलिए हमारा ये जो बिल का नंबर है ये ज्यादा है, 122 है और एक्ट 101 है। ये थोड़ा याद रख लीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट के लेवल पे आके स्टेट और सेंटर एक साथ काम करती हैं, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हम एक साथ काम करते हैं क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में आती है। तो सेंटर और स्टेट दोनों, सेंटर ने अपना मॉडल ये बना दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पर इसको स्टेट को भी उन्होंने थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी है कि आप इसको अपनी तरह से थोड़ा मोल्ड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टेट नीड्स।
और रिवर वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं, इंटरस्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जैसे हमारे कावेरी डिस्प्यूट चल रहा है। कावेरी डिस्प्यूट किस पे चल रहा है हमारा? काफ़ी उसमें से जो कौन कौन से स्टेट्स में से कावेरी निकलती है, देखिए आप, कर्नाटका से निकलती है, तमिलनाडु से निकलती है, केरला से और पुडुचेरी से। तो इसमें पानी को लेकर लड़ाई चलता रहता है कि हमें ज़्यादा पानी दो, हमें ज़्यादा पानी दो। तो इसके लिए इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बनाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। नीति आयोग में भी सेंटर और स्टेट मिलके काम करते हैं। तो और क्या क्या इसमें हम फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? इंटरस्टेट काउंसिल को ज़्यादा पावर दी जाए, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, सेंटर के हाथ में ही पावर ना हो, सारी पावर्स ऊपर से नीचे तक आए, जैसे पीएम, पीएम से नीचे सीएम, सीएम से नीचे डीएम, डीएम से नीचे काउंसलर्स, काउंसलर से नीचे सरपंच। मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक पावर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, उनको ऑटोनॉमी भी दीजिए, उनको डिसीजंस लेने की पावर दीजिए, तभी फेडरलिज्म का हिस्सा बनेंगे ना। जब तक आप उसमें डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, आप अपनी कोई हाँ ना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसमें सिर्फ नाम के हैं, तो कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। स्टेट ऑटोनॉमी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो मनरेगा की स्कीम चल रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस पे ज़्यादा कंट्रोल किसका है? सेंटर का है। तो इसको स्टेट को भी थोड़ी पावर देनी चाहिए, जैसे 100%, चलो कंट्रोल तो होगा ही उनका, क्योंकि 100% फंड्स भी वही दे रहे हैं। जो अनस्किल लेबर का जितना भी कॉस्ट बेयरिंग होती है, वो मनरेगा में सेंटर देता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस आर्टिकल, ये मेंस पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें प्री के लिए कोई सवाल इतना खास बनता नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? बोल रहे यहाँ क्वेश्चन भी हमें प्रीवियस ईयर देखने चाहिए। कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का? देखिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो है, ये तो फीचर है। पावर्स आर क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। हाँ, आपके यूनियन लिस्ट शेड्यूल 7 में सब कुछ है। यूनियन लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट है, तो मतलब पावर्स डिवाइड है, पता है। द फेडरलिज्म यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। या बिल्कुल, किसी स्टेट से 7 आ जाते हैं, किसी से 5 आ जाते हैं, किसी से 1 आता है, जैसे पंजाब से 7 आ जाते हैं, उत्तराखंड से 5 या 6 आते हैं, हरियाणा से 9 आ जाते हैं। तो ऐसे अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स, नहीं, एग्रीमेंट हमारा कोई नहीं हुआ है, ये सिर्फ बोलते हैं ना, इंडिया इज अ क्वासी जुडिशियल, ओ सॉरी, क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल है। तो ये डी आंसर गलत है, दिस इज रॉन्ग। हाँ, यूएसए में एग्रीमेंट हो रखा है, तो वो नहीं टूट सकते हैं, उनका चलता है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस लिए बनाई? कि छोटे लेवल, ग्रास रूट लेवल, काउंसिल लेवल के ऊपर, काउंसिल लेवल, विलेज लेवल में आ गया हमारा पंचायत, पंचायत लेवल पर शेड्यूल 11 एंड 12, 12 फॉर पंचायत, 11 फॉर काउंसिल्स। किस लिए बनाया गया? कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है ग्रास। ये देखिए, ग्रास रूट की बात चल रही थी, ग्रास रूट आ गया यहाँ पे। एक मिनट, मुझे इसको थोड़ा सा adjust करने देते हैं। चलिए, इसमें आ जाता है कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिसर्च 25 सॉरी 250,000 डेमोक्रेसीज, अ रिव्यू ऑफ विलेज गवर्नमेंट इन इंडिया, एक रिपोर्ट पेपर जारी किया है, ऐसे स्टडी की है हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर। 73rd कौन सा अमेंडमेंट है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसमें से क्या पता करके आता है, वो तो बाद में, पहले हमें, अरे कहाँ चला गया, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता क्या है। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। किस अमेंडमेंट के अंदर आता है? ये अमेंडमेंट आता है
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 के अंदर आता है और ये पार्ट 9 में आता है, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक आता है। ठीक है, तो इसमें 3 लेवल होते हैं, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। तीनों लेवल होते हैं। कुछ में इंटरमीडिएट लेवल नहीं होता जहां पॉपुलेशन 20 लाख से कम होती है। सीट्स रिजर्व होती हैं एससी और एसटी के लिए, 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को भी मिलती है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है कि इस विलेज गवर्नेंस इंक्रीज होने से क्या बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट ये होता है कि विलेज लेवल पर आप पार्टिसिपेशन करते हो, है ना, तो आपको ग्रास रूट लेवल से आपकी पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ता है। और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं जैसे एससी, एसटी, वुमेन भी मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, उन्हें मार्जिनलाइज भी, तो वुमेन इन सबको रिजर्वेशन देकर इनको काफ़ी बेनिफिट दिया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ये अपनी पॉलिटिक्स में सही रख सके। नेक्स्ट आ जाता है आपका मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ जाती है, आपका सरपंच काम नहीं करेगा तो आप जाके दरवाजा खटखटा दोगे ना उसका अगले दिन कि हाँ भाई सरपंच जी आप तो बोल रहे थे सड़क नहीं बनी है, तो इसलिए चलिए नेक्स्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, बकैती नहीं करेंगे, मेन बात तो यही है। आगे आ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में क्या क्या निकल के आया कि ये जो पीआरआईज होती हैं, पीआरआईज के पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके ग्रांट्स ज़्यादातर स्टेट पे डिपेंड रहते हैं। स्टेट देता है, कभी नहीं देता है, तो बेचारों के पास इतना अपना फंड नहीं होता। अपना फंड कैसे नहीं होता है, उनके पास पहली बात तो पंचायत सेक्रेटरीज नहीं होते। अब जो सरपंच है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, कागजी कार्रवाई इतनी नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए पंचायत सेक्रेटरी तो लगेगा, तो वो तो होता नहीं है, इतनी इतनी पोस्ट निकालती नहीं है, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। देन आ जाता है हमारा ज़्यादा कम, हम उल्टा चलने लगे हैं। अब कुछ ट्रेंड रीसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन से रीसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने कुछ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड बना दिया है, जिससे क्या डाटा ऑनलाइन सीधा ही सेंटर को पहुंच जाता है, स्टेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सरपंच की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये हम थोड़ा रीसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब सरपंच की भी थोड़ी से हो तो बात बनती है। तो रेवेन्यू कंपोजिशन क्या है, जितना आप काम कैसे करोगे भाई, डेवलपमेंट वर्क्स तो टैक्सेस से चलेगा ना, तो कितना ही टैक्सेस पे करते हैं गांव में लोग, तो 1% टैक्स मिलता है सिर्फ। तो पंचायतों की, एक पंचायत की अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू 21,000 है, तो कैसे ही आप कुछ डेवलप कर पाओगे, तो हैवीली ग्रांट्स पे डिपेंडेंट होता है। तो सरकार अगर, जो सरपंच वहाँ का जीता हो कांग्रेस का होगा और सरकार भी कांग्रेस की होगी स्टेट में, तो उसे ग्रांट्स अच्छी मिल जाएंगी। पर अगर डिफरेंट गवर्नमेंट्स होंगी तो थोड़ा मुश्किल करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो उसके बाद आ जाते हैं इसमें और ज़्यादा मीन्स के हैवीली मीन्स सेंट्रिक थोड़ा है ये आर्टिकल। तो इश्यूज क्या क्या है पंचायत में, क्या है कि सरपंच इतने पढ़े लिखे नहीं है, फाइनेंसेस को मैनेज करना नहीं आता, अकाउंटिंग के बारे में कम नॉलेज है ना, तो थोड़ा सा उनकी क्लासेस होनी चाहिए, थोड़े से सेमिनार्स वगैरह, उनकी थोड़ी सी वर्कशॉप्स लगा के उन्हें थोड़ा बताना चाहिए। उसके बाद पैसे की कमी होना, ट्रांसपेरेंसी, कभी कभी सरपंच बताते भी नहीं है कि भाई हमने ये पैसा कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया, और लोगों के पास अवेयरनेस भी नहीं होती है। लोग अपने बेचारे काम से मतलब रखते हैं, तो अवेयर नहीं होते हैं इतना। तो रिकमेंडेशन क्या दिया उन्होंने बोला है कि टैक्स कैपेसिटी इंक्रीज करो, ग्राम सभा को और पावर दो उसके अंदर, उसकी अथॉरिटी को इंक्रीज करो, सोशल हेल्प ग्रुप्स को पंचायत के साथ जोड़ो। ठीक है, ये सब है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। और कई हमारे स्टेट के अंदर, एक मिनट, अरे एक मिनट, एक सेकेंड, आप थोड़ा सा ना इसको मुझे एडजस्ट करने दीजिए। हाँ चलिए, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल
फिस्कल ऑटोनॉमी में केरला में जो डिसेंट्रलाइजेशन प्लान है ना वो बहुत अच्छा है। उसमें विलेज लेवल पे काफ़ी टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के ना उन्होंने रूल्स बना रखे हैं, जैसे कि वो 1996 में बना था। तो रेगुलर इलेक्शंस करवानी चाहिए आपको पंचायत के। कभी कभी 10-10 साल इलेक्शंस ही नहीं होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि पंचायत कौन कौन से इलेक्शन टैक्स कलेक्ट कर सकता है। लैंड पर करा सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स ले सकता है, प्रोफेशनल टैक्स भी ले सकता है, कमर्शियल टैक्स भी ले सकता है। तो चलिए इसमें इतना ही है, आगे चलते हैं। कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने लोकल सेल्फ गवर्नेंस को एनहांस करने के लिए। एक आपकी स्वामित्व स्कीम है। इसके अंदर आपको क्या दिया जाता है, रिकॉर्ड्स है, आपके जो लैंड का रिकॉर्ड है ना वो है, वो ड्रोन की हेल्प के साथ भी लिया जाता है। देन आ जाता है आपका ई ग्राम स्वराज, ई फाइनेंशियल मैनेजमेंट पोर्टल। ये ऑनलाइन अकाउंटिंग, जितना भी खर्चा लेन देन हुआ है वो सब ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ेगा। एक आपका मैक एक्शन सॉफ्ट एप्लीकेशन बनाई है। जियो टैगिंग, जियो टैगिंग मतलब सैटेलाइट के साथ टैग किया जाता है कि इतने टाइम पर इतना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ ये पिक्चर खींची गई है। तो आप धोखा नहीं कर सकते हो कि कहीं किसी लैंड की फोटो खींच के अपना बता दिया, जियो टैग किया जाएगा। तो इसमें वेणुगोपाल की कमेटी याद रख लेना, और कुछ इसमें खास है नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं। चलिए, थोड़ा ना हिल गया है मेरा सिस्टम, 1 मिनट। मैंने सही सेटिंग की थी। हम्म, ऐसे था ये कितना हिल के ना। चलिए, ये तो हो गया, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज ऑफ डेमोक्रेटिक। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। उसके बाद पंचायती राज सिस्टम इज टू एंश्योर विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग। उसके अंदर आपको पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, हाँ ये तो होनी चाहिए। पंचायती राज सिस्टम इज टू एंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए तो नहीं बनाया गया था ये। हाँ, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बनाया गया था। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन के लिए भी नहीं बनाया गया था। ये मेन दो इसके यही रीजन थे कि पावर डिसेंट्रलाइज हो और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेशन हो। उसके बाद आ जाता है हमारा वुमेन इन एमपीज। अब ये एक बड़ा कंसर्न है कि इस बार हमारी जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है लोकसभा में, पहले 13% थी, अब 14%। सॉरी, अब 13% है, पहले 14% थी। तो 1% लगभग पार्टिसिपेशन कम हो गई है। मोदी जी, मेरा तो खून खौल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो उससे तो अच्छा ही है। पहली लोकसभा में सिर्फ 5% थे, ठीक है, अब 13% हो गए हैं। तो इसमें कुछ बाकी ये आपके पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा आ जाता है रीज़न क्या है लो रिप्रेजेंटेशन का। वुमेन को वैसे बताया जाता है कि भाई पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं बनी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, गेट कीपर्स जैसे हर पार्टी में होते हैं, अपने अपने प्रधान होते हैं, वो वुमेन को कम आगे आने देते हैं और मेन को ही ज़्यादा आगे खास पदों पे भेजा जाता है। पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है वुमेन में। स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ऐसे कि वुमेन अब मसल पावर तो यूज़ नहीं कर सकती, मैन बहुत यूज़ करते हैं मसल पावर, हेट स्पीचीज। तो ये सब चीज़ें बहुत यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट क्या होगा इसका अगर हम ज़्यादा वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देंगे। बेनिफिट क्या है कि अपने वुमेन अपने 50% कंट्रीब्यूट करती हैं भाई पॉपुलेशन का, तो 50% तो हिस्सेदारी होनी चाहिए ना उनकी, जबकि है कितनी हिस्सेदारी, सिर्फ 13%। सोचिए कितना बड़ा ये लैग चल रहा है दोनों में। तो अपने जेंडर के बारे में बात कर सकती हैं, उनकी प्रॉब्लम अच्छे से बता सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा एसडीजी गोल 5 है उस तरफ हम ज़्यादा बढ़ेंगे। अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जेंडर सेंसिटिव होंगे क्योंकि मैन को क्या पता भाई अभी क्या प्रॉब्लम है। इनकरेज इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स। तो स्टीरियोटाइप्स चेंज हो गई कि हाँ वुमेन भी भाई हम किसी से कम नहीं, हमारी छोरियाँ भी कि छोरों से कम है। नेक्स्ट आ जाता है कि कौन कौन सी स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें हम नारी शक्ति वंदना अधिनियम है, ये अभी ही हुआ है। इसमें क्या 1/3 रिजर्वेशन दी जाएगी।
पर अभी ये पास हो गया है, लेकिन जब नेक्स्ट सेंसस होगा उसमें ये लागू होगा। तो इसमें ये कौन से एक्ट के तहत हुआ है? अमेंडमेंट एक्ट 106, 15 साल के लिए किया गया है। जब से ये लागू होगा उसके नेक्स्ट 15 ईयर्स तक, उसके बाद इसको एक्सटेंड करना है, रोकना है, वो उस समय की सरकार देखेगी। एसडीजी जैसे मैंने आपको बताया 5 के रिलेटेड है, जेंडर इक्वालिटी देगा। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी मेजर्स हैं जहाँ पे ये बताया जाता है कि वुमेन को हक मिलना चाहिए, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, भाई वुमेन का भी हक बनता है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, तो मेल फीमेल देखकर तो हमें नहीं करना चाहिए ना। ये 46 आर्टिकल में भी बताया गया है कि वीकर सेक्शन को प्रमोट करो, वीकर सेक्शन में हमारी वुमेन भी आ जाती हैं। और 243D में तो बताया गया है रिजर्वेशन ऑलरेडी है 1/3 फॉर SC ST पंचायती में, है ना। तो लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स और करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है क्या क्या मेजर्स हैं वो देख सकते हैं आप। कोटा सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दो, कोई इतना कोटा दे दो, सीधा 50% कोटा दे दो, मैं तो बोलता हूँ। उसके बाद जो भी वुमेन पे साइकोलॉजिकल और फिजिकल वायलेंस होते हैं उनके जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर, ताकि उनको हौसला मिले और वो लड़ सके। मेंटरशिप होनी चाहिए, जो ऑलरेडी सीनियर फीमेल पॉलिटिशियंस हैं उनकी गाइडेंस लेनी चाहिए। जैसे काफ़ी हमारी फीमेल पॉलिटिशियंस हैं, ममता दीदी हैं, है ना, आनंदीबाई पटेल हैं गवर्नर हमारे, काफ़ी हैं, सुषमा स्वराज जी थे, ठीक है, हमारे मीरा जी हैं। तो ऐसे काफ़ी हैं, उनसे पॉलिटिक्स की गाइडेंस लेनी चाहिए। मीडिया पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, मीडिया को भी ऐसे दिखाना चाहिए कि वुमेन भी, हाँ, उनको बराबर हक होना चाहिए। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर बहुत अच्छा है वुमेन का परसेंटेज। जैसे पाकिस्तान में 17% रिजर्वेशन है, हमसे तो कई ज़्यादा है ना, 4%। बांग्लादेश में तो 50 सीट्स हैं, 50% नहीं, जो कि कितना बनता है 14%। नेपाल में 33% सीट रिजर्व है भाई वुमेन के लिए। नेपाल बहुत तरक्की कर रहा है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका में भी ऐसा कुछ चल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है अल्टरनेट डिस्प्यूट, एक मिनट भाई, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम, ये बहुत न्यूज़ में चलता है। तो इसके ऊपर गाइडलाइंस बताई गई हैं अभी। किसने बताई है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। तो इस गाइडलाइंस को आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस। उन्होंने बोला कि ऑटोमेटिक इंक्लूजन रूट को नहीं यूज़ करें, और ये आर्बिट्रेशन कोशिश करें कि 10 करोड़ वाले मसले, उससे नीचे नीचे वाले मसले पर ही आर्बिट्रेशन यूज़ करें। बड़े मसलों के लिए आप कोर्ट का रुख अपनाएं। अब बता देते हैं इसमें सवाल क्या आएगा। क्वेश्चन आएगा आपका आर्बिट्रेशन के ऊपर। आर्बिट्रेशन क्या है कि क्वासी जुडिशियल मेथड है, मतलब आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करेंगे आप, जिसमें थर्ड पार्टी भी ऐड होगी और किसी में नहीं भी हो सकती है। तो इसके अंदर जो मीडिएशन होता है ना, ADR होता है, हम जो कोर्ट के बाहर जाके मसला सॉल्व करते हैं, तो ये एक्ट बना था आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996, जो कि 2021 में अमेंड हुआ है। ऐसे हमारा एक मीडिएशन एक्ट भी है। तो चलिए आपको मैं बता दूं ADR के अंदर कौन कौन से तरीके आते हैं जिसके थ्रू आप ADR कर सकते हो। एक, आप मीडिएशन कर सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मीडिएशन। लोक अदालत में जा सकते हो, आप आर्बिट्रेशन कर सकते हो, नेगोशिएशन कर सकते हो। अब इसमें क्या फ़र्क होता है? आर्बिट्रेशन के अंदर ये बाइंडिंग प्रोसेस होता है, थर्ड पर्सन होता है, कोई ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, तो इसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। नेगोशिएशन में कोई थर्ड पर्सन नहीं होता, आप दोनों पार्टी बैठते हो, आपस में मसला सॉल्व करते हो, और जिस भी अगर तो सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट की तरफ भाग जाते हो। और उसके बाद मीडिएशन में बंदा थर्ड पार्टी होती है, एक न्यूट्रल बंदा होता है, वो कुछ डिसाइड नहीं करता है, वो दो पार्टीज को सिर्फ कम्युनिकेट करता है कि फर्स्ट पार्टी ने ये बोला है, आप बताओ क्या करना है। सेकंड पार्टी सुनती है, फिर वो अपना मैसेज देती है। आमने सामने भी बैठ सकते हैं, तो मतलब कम्युनिकेट करता है, डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते हैं। लोक अदालत जो होती हैं वो तो फिर अलग इशू हो जाता है ना, लोक अदालत के भी बाइंडिंग होते हैं, तो वो तो पूरी एक टीम बनती है कि लोक अदालत के मेंबर कौन कौन होंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे आ जाता है ये मीडिएशन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है इसके अंदर।
कॉस्ट इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, लेस, और इसमें कोई पैसा भी नहीं है, कोर्ट लिटिगेशन से भी बचोगे। गवर्नमेंट ने आर्बिट्रेशन के अगेंस्ट क्यों, क्योंकि उतना उस पर जोर क्यों नहीं दे रही है आर्बिट्रेशन के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे ना वो ज़्यादातर सरकारी बंदे होते हैं, तो आज वो केस सुन रहे हैं, केस सुनते सुनते कल उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर नेक्स्ट बंदा आता है, उसे केस समझ में नहीं आता है, तो ये कोर्ट वाला ही बात बन जाती है, कुछ मसला मिलता नहीं है, हल होता ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ इनफॉर्मल बंदे भी होते हैं, सिविल बंदे भी होते हैं, जैसे सोशल वर्कर भी होते हैं, तो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो जाता है, और ऑफिशियल डिसीजन नहीं देते हैं, वो लाल फीताशाही चलती है। विवाद से विश्वास स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने, तो उसमें क्या था कि सेटलमेंट कर लीजिए आप थोड़ा ज़्यादा टैक्स देके। नेक्स्ट आ जाता है आपका इसमें नुकसान क्या होता है, आर्बिट्रेशन से आप सॉल्व करने लगेंगे मसले, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना वो थोड़ा डर जाता है कि भाई वो सही फैसला करेंगे नहीं करेंगे, कोई रूल्स, प्रॉपर रूल्स होने चाहिए, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अब तो वो बंद हो गया है ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक में ऑलरेडी हमारी रैंक बहुत कम है, 163 जो लास्ट सर्वे हुआ था 2019 में, उसके बाद तो ये बंद ही हो गया है। आर्बिट्रेशन, हब विजन, मतलब कॉन्फिडेंस कम हो जाता है इन्वेस्टर का, रूल्स अगर सही ना हो, तो थोड़े प्रॉपर रूल्स बने हो तो इन्वेस्टर का भी इसमें मन लगा रहता है, उसे भी विश्वास होता है कि हाँ भाई जो भी मसला होगा उसको उसका फ़ायदा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये फिर मेंस के रिलेटेड आ जाता है कि अभी एडीआर मैकेनिज्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट कम है, फंडिंग उस पर कम दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम बना रहे हैं, अभी तक एडुकेट नंबर्स ऑफ एडीआर भी नहीं बने हैं, रेजोल्यूशन सेंटर बनने चाहिए। कोर्ट का भी इंटरफेरेंस उस पर रहता है, कोर्ट को थोड़ा सा उसे ओपन रखना चाहिए इनको एडीआर को, और उन्हें और ऑटोनॉमी देनी चाहिए। उसके बाद स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी नहीं है, लिमिटेड रेमेडीज है, वो थोड़ा पार्टीज फील करती हैं कि पता नहीं फैसला सही देंगे नहीं देंगे, तो कोर्ट्स पे ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अभी लोगों का ट्रस्ट बन नहीं रहा एडीआर के ऊपर। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट आ जाते हैं लोक अदालत पे। जैसा मैंने आपको बताया था कि लोक अदालत पे क्या क्या होता है, लोक अदालत क्या होता है, वो जो जुरिडिक्शन होती है ना, वो प्री लिटिगेशन स्टेज और जो कोर्ट में पेंडिंग है उस पर भी अपने फैसले सुना सकते हैं, आप वहां से हटकर लोक अदालत में भी जा सकते हैं। दूसरा है आपका लोक अदालत में मैटर सिविल भी हो सकते हैं और क्रिमिनल नेचर के भी दोनों मैटर जा सकते हैं। सिर्फ कंपाउंडेबल नहीं, नॉट कंपाउंडेबल, जो नॉट कंपाउंडेबल मतलब जिस पे सेटलमेंट नहीं हो सकते वो मसले लोक अदालत में नहीं जाते। अब जैसे आपने किसी को मार दिया, किसी का खून कर दिया, तो आप बोलो कि मैं उसको 10 लाख देकर मामला हम सेटलमेंट कर लें, लेकिन वो नहीं होगा, वो अलाउड नहीं है, दैट इज़ नॉट कंपाउंडेबल। हाँ, किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो गया है तो आप माफ़ी मांग कर, दैट इज़ कंपाउंडेबल। तो ऐसे कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल मैटर्स होते हैं। तो लोक अदालत में क्या क्या होता है, उसके मेंबर सब क्या क्या आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक चेयरमैन होता है जो जज होना चाहिए रिटायर्ड, सोशल मेंबर एक होता है और 2 लॉयर होते हैं, टोटल 4 मेंबर होते हैं। ठीक है, इसमें उसमें उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनएचआरसी ने नोटिस दिया है, एक कस्टोडियल डेथ हो गई है उड़ीसा में, तो उसके अंदर उन्होंने उनको बोला है कि भाई इसको आप कंपनसेशन दीजिए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कंपोजिशन दिया नहीं है, तो एनएचआरसी ने उसे नोटिस दिया है कि भाई आपने क्यों नहीं किया। ओके, कस्टोडियल वायलेंस में आपका कौन कौन सा आर्टिकल लग जाता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ये सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, एनएचआरसी की गाइडलाइंस होती है, 1993 में ये बना था, ये 2 आर्टिकल याद रख लिए, 14 और 21। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें ज़्यादा एनएचआरसी के ऊपर ही बात करेंगे। एनएचआरसी क्या है, एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अब इसके क्या क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, एक चेयरमैन होगा इसके अंदर। ठीक है, चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ किसी स्टेट का, हाई कोर्ट का होना चाहिए, रिटायर्ड।
या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। आज की डेट में शायद अरुण जी है कोई, मुझे उनका नाम पूरा याद नहीं है, अब देख लीजिए। उसमें 5 फुल टाइम मेंबर होनी चाहिए, 7 डीम मेंबर होनी चाहिए। और चेयरमैन का और मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है इसमें? 3 साल या 70 ईयर्स एज। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं। और जो कमेटी से अपॉइंट करती है उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर होते हैं, एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर होते हैं, और डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, और होम मिनिस्टर होते हैं हमारे। ठीक है, ये कमेटी होती है जो एनएचआरसी के चेयरमैन और मेंबर्स को सेलेक्ट करती है। अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है क्या क्या करती है एनएचआरसी। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको देखना है थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन करती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये सजेस्ट भी करती है, एडवाइजरी होती है, स्टेट माने ना माने, नहीं भी मानती है, मोस्टली मानती नहीं है। अवेयरनेस को स्प्रेड करना। ठीक है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शंस को मॉनिटर भी करना है कि हाँ भाई ये ह्यूमन राइट्स के लिए क्या क्या कर रहे हैं। असिस्टेंस प्रोवाइड करना, नोटिस देना, ह्यूमन राइट्स कल्चर को प्रमोट करना, इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना भी हमारी एनएचआरसी करती है। जैसे यूएनएचआरसी के साथ अगर कोऑर्डिनेट करना है तो एनएचआरसी करेगी। देन आ जाता है बाकी इसके बारे में, कितने केसेस सॉल्व किए, कितने उनको मसले हल किए, तो ये कुछ इतना याद रखने वाला है नहीं। मणिपुर में क्या क्या, मणिपुर में जो किलिंग्स हुई थी उसमें भी एनएचआरसी ने इंटरवीन किया था। इसका कुछ और है नहीं खास। तो हाँ, ये आप बता सकते हो कि इसके नेगेटिव्स क्या क्या है, थोड़े से ये देख लिए कि जो एनएचआरसी उसी 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 मसले को लेता है, उसी केसेस को लेता है जो 1 साल पुराने हो। 1 साल पुराने ओनली 1 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। ठीक है ना, 1 साल से पुराने होते तो वो एनएचआरसी में जाते नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। अदर फंडामेंटल राइट्स, other than the fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflects the principle and provisions of the Universal Declaration of Human Rights? कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स से ह्यूमन राइट्स के बारे में हमें पता चलता है? ये तीनों प्रेम्बल में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, तीनों ही सही है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं उसके बाद। ये सेम क्वेश्चन फिर से आ गया कि ह्यूमन राइट है भाई फंडामेंटल। अरे बैटरी लो हो गई है भाई मेरे, चलिए मुझे जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन आउटकम्स इन इंडिया। ओके, एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया गया, किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है। एक नेशनल सर्वे होता है, कंडक्ट किया जाता है कि भाई किस क्लास के बच्चे किस स्टेट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे स्टेट के रिलेटेड। ठीक है, इसमें यही है, कुछ ज़्यादा याद रखने वाला है नहीं। हमारा डिक्लाइन हुआ है स्टूडेंट परफॉर्मिंग, 2017 में जो सर्वे आया था उससे डिक्लाइन हुआ है हमारा। जैसे आप देख सकते हैं कि पंजाब राजस्थान और हरियाणा ने अच्छा परफॉर्म किया, बाकी कुछ स्टेट ने कुछ अच्छा नहीं किया है। तो इसमें कुछ याद रखने वाला है नहीं, मेंस के रिलेटेड है। आप ये याद रख सकते हैं कि जो ये सर्वे है, असेसमेंट सर्वे किसने करवाया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करवाया। इसमें क्या क्या जोर डाला गया है कि रूट लर्निंग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होनी चाहिए। मतलब रूट लर्निंग मतलब ऐसे रट्टे नहीं मारने, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो इस चीज़ों के ऊपर है, इसमें और कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ कुछ इश्यूज हैं एजुकेशन के ऊपर, क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो देख सकते हैं कि हमारा जो फंड है, हम जो बजट में एलोकेट करते हैं 2.61 बहुत कम से कम 5 से 6% होना चाहिए भाई, तब जाके आप एजुकेशन को सुधार सकते हो। उसके बाद कौन कौन से हम कॉन्स्टिट्यूशनल और सेफ गार्ड्स हैं वो देख सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान चलता है,
राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 में आया था, ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था, फिर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था। अब इन सबको मिलाकर एक बन गया समग्र शिक्षा अभियान, जो हमारा 2021 में शुरू हुआ था। देन नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 21A में भी है हमारा प्रोविजंस कि एलिमेंट्री एजुकेशन हमने प्रोवाइड करनी है बच्चों को 6 से 13 साल, 14 साल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एन सजेशंस क्या है। एनईपी को लागू करो, 5+3+3+4 सिस्टम को लागू करो। इसमें क्या 5 साल फंडामेंटल पढ़ना है आपको, 3 साल प्रिपरेटरी पढ़ना है, 3 साल मिडिल क्लास में पढ़ना है और 4 साल सेकेंडरी लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। गुरुकुल सिस्टम को अप्लाई करो, लागू करो, बहुत अच्छा था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एजुकेशन के बारे में किस किस प्रोविजंस के संविधान के किस किस प्रोविजंस में जिक्र होता है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में होता है। कैसे? डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में होता है, जिसमें 6 साल के कम बच्चों को एजुकेशन देने की बात कही गई है। रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में भी है शेड्यूल, जो है 11 शेड्यूल और 12वें शेड्यूल में। जैसे शेड्यूल 11 में 19 सब्जेक्ट्स हैं और 12 में 18 सब्जेक्ट्स हैं, और 12 मतलब पंचायत में। तो इन सब में एजुकेशन का एक अलग सब्जेक्ट है, तो उसमें ये बात की गई है एजुकेशन के बारे में। 5th शेड्यूल में भी है ट्राइबल एजुकेशन के बारे में जिक्र है। 6th शेड्यूल में भी ट्राइबल एजुकेशन है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है कौन कौन से स्टेट में, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम में। और जो 7th शेड्यूल है उसमें भी बात की गई है एजुकेशन की। कैसे 7th शेड्यूल में कैसे बात की गई है, कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इश्यूज विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लागू की गई थी, उसमें कुछ देखते हैं उसमें क्या क्या है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसकी रिकमेंडेशन से आई थी। तो 2 कमेटियां थी, कस्तूरी रंजन और सुब्रमण्यम, TSR सुब्रमण्यम कमेटी थी। तो इसकी रिकमेंडेशन से प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक, +2 तक, 12th क्लास तक आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। पहला फीचर इसका है यूनिवर्सलाइजेशन कर देना एजुकेशन का 2030 तक। उससे कैसे करेंगे यूनिवर्सलाइजेशन? 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ये 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में हमारा कितना चल रहा है, सिर्फ 28%। तो ये थोड़ा नियरली नॉट पॉसिबल, आप इतना जंप मारना। चलिए, ओपन स्कूलिंग को बढ़ावा देना, जो बच्चे स्कूल जाकर नहीं पढ़ सकते ओपन स्कूल से पढ़ सके, उसके लिए 5+3+3+4 करिकुलम सिस्टम को अपनाना। मदर टंग में पढ़ाना, क्लास 5th तक अपनी मदर टंग में पढ़ाना। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जो आजकल शुरू हुए हैं, उसमें क्या होता है कि जितना आपने स्टडी किए होते हैं, आपके हर सेमेस्टर के पॉइंट्स होते हैं कुछ, तो वो पॉइंट्स आपके एक अकाउंट बना दिया जाता है, जिसको ABC अकाउंट बोलते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। उसमें आपको वो अकाउंट आपके लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाते हैं, तो आसान होता है, कहीं भी डिजिटली आप उसको दिखा सकते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की बात चल रही है। उसके अंदर सारे आपके जितने भी हायर एजुकेशंस हैं, जैसे UGC है वैसे ही UGC का नाम बदल के हायर एजुकेशन रख देंगे, वही है। लीगल के लिए अलग और मेडिकल के लिए अलग होगा, इनको छोड़कर। मल्टी लिंगुअलिज्म पर चलेंगे कि भाई अलग अलग भाषा सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए, अच्छी बात है। तो बस यही है, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि एजुकेशन सबको मिले, डिस्पैरिटीज कम हो। जैसे डिस्पैरिटीज कम कैसे होंगी, समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू होंगी। कल्चरल इंक्लूजन हो, जेंडर इक्विटी हो, फीमेल्स को भी पढ़ने का पूरा पूरा मौका देना चाहिए। करिकुलम ऐसा डेवलप होना चाहिए कि वुमेन को पढ़ने का मौका मिले, वुमेन के रहने के लिए हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हो, वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। जो सिलेबस है उसको काटा जा रहा है बहुत कुछ। आप देख सकते हैं CBSE में एक पोएम थी पैसेज टू इंडिया, उसको उसको उसकी लाइन थी तो वो 55, उसको काट कर छोटा करके ट्रंकेट करके 68 कर दिया गया। और ठीक नहीं है, आप उसको ओरिजिनल रखो, जैसा है उसको वैसे पढ़ाओ। कोर सब्जेक्ट्स को डाइल्यूट कर दिया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि
चेंजेस आए हैं, तो नई पॉलिसीज़ आई हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में अब सारा ढांचा इतने सालों से चल रहा है। जो लास्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 80 के दशक में आई थी लगभग, तो उस दौरान से लेके अब तक सब कुछ वही चल रहा था, तो अब चेंजेस आए हैं तो ओवरलोड तो होगा। पेडागोजिकल चेंज भी आया, पढ़ाने का तरीका बदल रहा है, रोट लर्निंग जो थी उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। असेसमेंट री थिंकिंग, एजुकेटर को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद फंडिंग, पे स्केल बढ़ाओ, फंडिंग ज़्यादा दो, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी तो पैसा तो चाहिए, और फंडिंग कंस्ट्रेंट्स भी हैं, और डिजिटल तो बहुत ज़रूरी है, डिजिटल कनेक्टिविटी। तो कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, ये देख सकते हैं आप। पीएम स्कूल, जिसको हम पीएम श्री बोल देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर है। 14,500 स्कूल्स बनाए जाएंगे, इसमें हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। निपुण भारत है, निपुण भारत के अंदर आपको तीसरी क्लास तक लिटरेसी होनी चाहिए, बच्चे पढ़े होने चाहिए 2026-27 तक। निपुण भारत, ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है। पीएम ई विद्या, डिजिटल लर्निंग, आपके टीवी के चैनल्स हैं, ऑनलाइन हैं, तो जैसे दीक्षा है, फ्री ई बुक्स हैं, तो ये सब पीएम ई विद्या के अंदर आता है। मतलब जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कीजिए कर दिए जाए। NCF-FS एंड जादुई पिटारा। एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये फाउंडेशन स्टेज के लिए है। जादुई पिटारा एक प्राइमरी बच्चों के लिए है, जो हंसते खेलते उनको पढ़ाना होता है ना, 3 से 8 साल, ज़्यादा बर्डन नहीं देना, तो वो स्कीम है। निष्ठा स्कीम, प्रिंसिपल्स और स्कूल टीचर्स को और सिखाया जाए। NDEAR, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट, मतलब डिजिटल है, जितना डिजिटल करोगे उसके रिगार्डिंग है। उसके बाद ये सारी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें एक ये चीज़ देख सकते हो कि जो बजट है उसको 6% ऑफ GDP किया जाए। और ये दो पोर्टल हैं, ये देख लीजिए, ज्ञान और स्पार्क। ये जो GIAN है, ये 2015 में शुरू हुआ था, स्पार्क 2018 में हुआ था। ये स्पार्क रिसर्च कोलैबोरेशन के रिलेटेड है। और जो ये ज्ञान है, इसमें है कि जो वर्ल्ड के टॉप फैकल्टीज हैं उनके साथ बच्चे इंटरेक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि भाई दुनिया में और यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स क्या पढ़ा रहे हैं। ओके, आगे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, ठीक है, ये आपको मैंने पीछे करा दिया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस एक्ट है जो, वो इफेक्ट में आ गया, उसको नोटिफाई कर दिया गया है। ठीक है, किसको रिप्लेस किया है इसने? इसको रिप्लेस किया है इंडियन पोस्टल एक्ट 1898 को रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, तो 2023 एक्ट के साथ इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। अब क्या है कि पोस्टल जो है, आपके पोस्ट ऑफिस के जो डायरेक्टर जनरल हैं, वो अपने हिसाब से इसको चला सकेंगे। पहले हर चीज़ के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ता था कुछ चेंजेस करने, लेकिन अब जैसे आप देख सकते हैं कि DG को अथॉरिटी दे दी गई है। उसको एम्पावर कर दिया गया है कि जो भी एडिशनल सर्विसेज ऐड करनी है या कोई चार्जेस इंक्रीज और डिक्रीज करने हैं, पार्लियामेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ये जो DG डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट ऑफिस होंगे वो कर सकते हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद लाइबिलिटी को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है कि भाई पोस्ट ऑफिस लाइबल नहीं होगा, या वो ऑफिसर लाइबल नहीं होगा किसी चीज़ के लिए, सर्विस जो दी गई है। लाइबिलिटी तो होनी चाहिए, अगर आप कुछ दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा कर दिया। ठीक है, रिमूवल ऑफ द ऑफेंसेस एंड पीनल पेनल्टीज, पेनल्टीज को भी हटा दिया गया है। जैसे पहले पेनल्टीज दी जाती थी कि अगर पोस्ट ऑफिस पे कोई हमला करेगा या कोई डिस्ट्रक्शन या मिस अप्रोप्रिएशन या थेफ्ट होगा, तो वो ऑफिसर पे लाइबिलिटी नहीं होगी, उस पर कोई ऑफेंस नहीं लगाया जाएगा, उस पर पनिश नहीं किया जाएगा उसको। ये पता नहीं क्यों डाला है। चलो नेक्स्ट, इस एक्ट में इश्यूज क्या आ रहे हैं?
गवर्नमेंट ने बहुत कंट्रोल कर दिया है, डायरेक्टर जनरल के थ्रू काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि पार्लियामेंट में अब जाना नहीं, पार्लियामेंट लोगों का है ना, डायरेक्टर जनरल तो लोगों का नहीं है, वो तो चुना हुआ नहीं है ना, वो तो अपॉइंटेड है ना। इलेक्टेड तो हमारा पार्लियामेंट में है, वहाँ तो बात जाएगी नहीं, जो चाहेंगे डायरेक्टर जनरल जी करेंगे। ओके। लॉस ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, लायबिलिटी कंसर्न आ गया, क्योंकि लायबिलिटी आपने हटा दी है। डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी काफ़ी हद तक ब्रीच हो सकती है, जैसे कि उन्होंने बोला है कि भाई वो पोस्ट खोल सकते हैं, उनको देख सकते हैं ना, किस पे, किस ग्राउंड पे पर्सनल इंफॉर्मेशन को देखा जा सकता है। स्टेट की सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी के मसले पे। चलिए आगे, इसमें कुछ और ज़्यादा कुछ है नहीं। इंडियन पोस्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, 1854 में ये इस्टेब्लिश हुआ था इंडियन पोस्ट हमारा, ठीक है। और अगर पोस्टल के रिलेटेड, लॉर्ड डलहौजी का बहुत नाम आता है, इन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया था क्राउन सर्विस के अंदर, ठीक है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था, 1854 में क्राउन सर्विस के अंदर कर दिया था इसको। पोस्ट ऑफिस तो सबसे पहला हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम खुल गया था 1766 में, पर सरकारी जिसको बोलते हैं, क्राउन सरकारी है, ईस्ट इंडिया तो प्राइवेट थी ना, 1854 के अंदर आता है। कुछ स्कीम्स देख सकते हैं नेशनल पोस्ट ऑफिस की, देख लें इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। नेशनल सेविंग अकाउंट, नेशनल सेविंग अकाउंट में आपसे मिनिमम 10 रुपये आप रखने आपको, ठीक है। और ये डिपॉजिट अकाउंट में भी कुछ नहीं है ऐसा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, कुछ ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा 0.5% इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जाता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, ये वो है। आप पीपीएफ अकाउंट देख सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में से क्वेश्चन आ सकता है कितने परसेंट चल रहा है, चलो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आप मैं बता देता हूँ, आज की डेट में 7.1% चल रहा है, मिनिमम 500 रुपये रखने हैं आपको, ठीक है। टैक्स सेविंग भी मिलता है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक का टैक्स सेविंग होता है आपका अंडर सेक्शन 80C। और उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये स्मॉलर सेविंग्स होते हैं, और ये सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं 5 साल के मेच्योरिटी लॉक इन पीरियड के साथ। किसान विकास पत्र अकाउंट है, ये 9 साल के प्रिंसिपल के ऊपर, मतलब आप जितना प्रिंसिपल देंगे, मान लीजिए आप 10 लाख दे रहे हैं, उसमें जमा करा रहे हैं, तो 9 साल के बाद वो आपका 20 लाख हो जाएगा। 9 साल 4 मंथ्स, 9.4, ओके। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट बच्ची के लिए, छोटी बच्चियों के लिए, जब तक वो 21 साल की नहीं हो जाती, और इस पे आपको इंटरेस्ट भी अच्छा मिल जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है 7.5 के अराउंड मिल जाता है। और 21 ईयर्स जब तक मैच्योर नहीं होती है गर्ल, तब तक नहीं दिया जाता। हाँ, अगर लड़की की शादी 18 ईयर्स के बाद हो जाती है, तभी आप इसको ओपन करा सकते हो। अगर शादी नहीं होती तो 21 साल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंदर है? सब सिंपल है, आर्टिकल 21, उसमें भी आर्टिकल 21 है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, पीएम आवास योजना पे आ जाते हैं। भाई ये मोदी जी बहुत गुणगान गाते हैं इसका। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 2 करोड़ पीएम घर अर्बन के और 1 करोड़ रूरल के, ओके। ये स्कीम आती है हमारी महुआ के अंदर। महुआ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री यदि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, 2015 में अर्बन वाला आया था और रूरल वाला 2016 में। स्कीम दोनों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आती है, और इसमें बेनिफिशियरीज को पढ़ लो थोड़ा सा। ईडब्ल्यूएस होते हैं, एलआईजी होते हैं, एमआईजी होते हैं। और ईडब्ल्यूएस तो उनके होते हैं जिनकी सैलरी 0 से 3 लाख होती है, एलआईजी जिनकी 3 से 6, लोअर इनकम ग्रुप, एमआईजी मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी सैलरी 6 से 12 लाख होती है। और ईडब्ल्यूएस, इसके 4 पिलर्स होते हैं जो अर्बन में होते हैं, 4 पिलर्स का बेनिफिट होता है। इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट होता है, एक ये बेनिफिट मिलता है। एक सीएलएसएस होता है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट पे कुछ छूट दी जाती है, और अफोर्डेबल हाउसिंग मिलती है, और कंस्ट्रक्शन के ऊपर आपको भी कुछ पैसा मिलता है। तो ये चारों पिलर का फायदा सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिलता है। एलआईजी और एमआईजी को सिर्फ ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का फायदा मिलता है।
ओके, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद ये तो डेटा है, डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ ये याद रखें कि लगभग 3 करोड़ सैंक्शन हुए थे पिछले 3 जून 2000, सॉरी हाँ उससे पहले। तो 83 लाख ही बन पाए हैं, 83 लाख बिल्ट हुए हैं अर्बन, जो कि बहुत कम है। लगभग आप देख सकते हैं कि 40% के आधे भी नहीं बने हैं, ठीक है। तो 40% के करीब ही हम पूरा कंप्लीट कर पाए हैं अपना पिछला, और हमने और आगे बढ़ा दिए कि 2 करोड़ और बनाएंगे। चलिए ठीक है, बनने चाहिए, लोगों को घर मिलना चाहिए। हम आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर अब फिर से। तो इसमें आपको क्या क्या वाइड कवरेज है, टारगेट पुअर को टारगेट किया जा रहा है इसमें, ताकि उनको रहने के लिए घर मिल सके। वाइड कवरेज है इसके अंदर, काफ़ी टाउन्स, लगभग 4,000 टाउन्स को मार्क किया गया है जहाँ पे ये घर बनेंगे। उसके बाद फाइनेंसिंग की गई है, 6.5% का इंटरेस्ट में छूट दी गई है, और 1.5 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है। और वुमेन एम्पावरमेंट है, अगर फीमेल के नाम पर घर होगा या प्लॉट होगा, तो यहाँ जॉइंट ऑनरशिप होगी तो उसको थोड़ी प्रेफरेंस दी जाती है। और परफॉर्मेंस देख लेते हैं इसकी क्या चल रही है। 55% ही टारगेट मीट हुए, जैसे मैंने आपको बताया। जितना ये टारगेट सेट कर लेते हैं, जितने ये सैंक्शन कर देते हैं, उतने ये टारगेट मीट नहीं कर पा रहे हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। स्कीम, हाँ ये बोल सकते हैं कोविड के दौरान घर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर भी काफ़ी हद तक रूरल में हमने 67 तक अचीव किया। स्टेट थोड़ा पुअर इसमें इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि लैंड आफ्टर ऑल स्टेट के अंडर इशू आ जाता है। तो जो बिहार है ये काफ़ी बुरी तरीके से पीछे चल रहा है। उसके बाद वही क्लियर लैंड टाइटल्स नहीं होते हैं, सिविल केसेस चल रहे होते हैं, झगड़े चल रहे होते हैं लैंड के ऊपर, तो जो प्रोजेक्ट है वो लेट हो जाता है इसी वजह से। कभी कभी सेंटर भी फंड को होल्ड कर लेता है, उसकी वजह से भी लेट हो जाता है। तो ये सारी इश्यूज हैं इसमें, और तो कुछ नहीं। 15 साल का टेन्योर होता है अगर आप लोन लेते हैं तो। लोन अगर आप 6 लाख से कम का लेते हैं तब आपको 15 साल का टेन्योर मिलता है। अगर लोन आप 6 साल से ज़्यादा ले लेते हैं तो फिर आपको ये लेस देन 15 ईयर्स में आपको पे बैक करना होता है। इसमें आपको सब्सिडी मिल जाती है 6.5% इंटरेस्ट का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हाउसिंग। जो हमारी जब इंडिया आज़ाद हुआ था, सबसे पहले हमारे बना था हुडको। हुडको हुडको की फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, ये 1970 में बना था, अफोर्डेबल हाउसिंग देने के लिए गरीबों को। उसके बाद पॉलिसी बनाई गई, नेशनल पॉलिसी हाउसिंग के ऊपर, वो बनी 1988 में। ये याद रख लीजिए, इसमें और कुछ याद रखने का खास कुछ है नहीं। मिनिस्ट्री याद कर लीजिए, पीएम आवास योजना किसके अंदर आती है। और ये बाकी इन्होंने अफोर्डेबल है इनिशिएटिव्स, अफोर्डेबल रेंटिंग के बारे में बात की है। देन ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के बारे में बात की कि इको फ्रेंडली घर बनाएं, डिजास्टर रिजिलियंट, मतलब वो भूचाल या भूकंप को सह सकें ऐसे घर बनाएं। और कंस्ट्रक्शन टाइम और बिल्डिंग मटेरियल ऐसा यूज़ करें कि लेस पोल्यूशन करें और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। ICLSS आवास पोर्टल आपको पता ही है, इसमें आपको रियल टाइम पता चल जाता है कि आपने जो पीएम आवास के लिए एप्लीकेशन फाइल की है वो आपकी फाइल का अभी स्टेटस क्या है। तो उसके लिए आप CLS आवास पोर्टल है, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। मिवान कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये याद रखें, इसमें क्या है, आप एल्यूमिनियम के यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। उसके बाद कंक्रीट का जो ICF टेक्निक है, ये याद रख सकते हैं कि कंक्रीट को आप पॉलीस्टीरीन पैनल्स होते हैं, जो पॉलीस्टीरीन पॉलीमर है, एक तरह का पॉलीमर होता है, हार्ड होता है, लाइट होता है और इंसुलेट होता है। तो इसमें क्या हीट भी ट्रांसफर होना नहीं होती है, तो ये अच्छा है। इसके अंदर कंक्रीट भर के फिर आप ईंटों की जगह यूज़ किया जाता है इसको, तो आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ करें। हाइब्रिड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक तो आप ऑन साइट कंस्ट्रक्शन करते हैं, दूसरा फैक्ट्री के अंदर ही आप बनी बनाई ईंटें बड़ी बड़ी वो सीधा आके प्लेस कर देते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो उससे टाइम भी बचता है और पोल्यूशन भी नहीं होता, क्योंकि जिस एरिया में वो मिट्टी सीमेंट बजरी गिरेगी, रेत गिरेगी,
तो वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होगा रेदर देन जो मटेरियल ऑलरेडी बनकर आएगा वहाँ से। तो कंक्लूजन यही है कि सक्सेसफुल हुआ है ये योजना, और इसमें कुछ लुकैने हैं वो थोड़े से सॉल्व हो जाएं तो ये ठीक है, ऐसा इनसाइट्स का कहना है। चलिए, एंटीनेटल एंटीनेटल हेल्थ केयर पे आ जाते हैं। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। रिसर्चर्स ने बोला है कि हम जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का खतरा होता है, तो उसका टेस्ट करने के लिए हम पहले टेस्ट यूज़ करते थे HbA1c, ये टेस्ट करते थे। पर गवर्नमेंट ने बोला है अब इसकी जगह पे हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट मतलब OGTT टेस्ट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आप ये टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आ सकता है तो यही आएगा कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए कौन सा टेस्ट था और अब कौन सा है। ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। और इसमें आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, बाकी आपके मीन्स के लिए है रेगुलर चेकअप्स होगा, न्यूट्रिशन गाइडेंस होती है एंटीनेटल केयर के अंदर। कौन कौन सी स्कीम्स है, चलिए हम स्कीम्स में आ जाते हैं सीधा, जो हमारे मुद्दे काम की चीज़ है। ये जननी सुरक्षा योजना है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पहले तो इसमें स्टेट भी पैसा डालता है, सेंटर भी डालता है। इसमें कैश ट्रांसफ़र किया जाता है कुछ वुमेन की डिलीवरी के लिए। सरकारी हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी होती है ना तो उसको पैसा दिया जाता है। जननी शिशु सुरक्षण कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी मतलब वुमेन और शिशु तो बच्चा, दोनों के लिए क्या क्या है, सरकार क्या कर रही है, फ्री डिलीवरी दे रही है। इवन सी सेक्शन, अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो रहा तो सी सेक्शन के लिए भी वो प्रमोट कर रही है, और सॉरी प्रमोट नहीं कर रही है, उसमें भी हेल्प कर रही है फ्री। उसको लेके आने जाने का फ्री, एम्बुलेंस, मेडिसिन, कंज्यूमेबल्स, जो भी उसको दूध दही खाना है, और ब्लड टेस्ट वगैरह सब, ठीक है। और 25,000 डिलीवरी पॉइंट्स बना दिए हैं। उसके बाद ये लेटेस्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसके अंदर क्या है कि महीने की हर 9वीं तारीख को, नाइन्थ डे ऑफ मंथ, रेगुलर चेकअप होगा प्रेग्नेंट वुमेन का। उसके बाद आ जाता है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, कि आप लेबर रूम के अंदर और ऑपरेशन थिएटर को इंश्योर करें कि वुमेन रिस्पेक्टफुल तरीके से उसका ध्यान रखा जा रहा है और डिलीवरी प्रॉपर तरीके से की जा रही है। तो थोड़ा सा जैसे सरकारी डॉक्टर होते हैं ना थोड़े से, तो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाए, उसके लिए है। तो चैलेंजेस क्या है मैटरनल हेल्थ केयर को लेके, हम देख सकते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट ये होता है मैटरनल का कि बच्चा पैदा होने के, वुमेन की डिलीवरी देने के बाद अगर वुमेन विद इन 6 डेज 6 वीक्स और 42 डेज के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी के अंदर आ जाते हैं। तो इसको काउंट कैसे किया जाता है, जितने लाइव बर्थ हुए हैं डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ के अंदर, ठीक है। तो हमारी आज में हम 223 पे चल रहे हैं, 223 डेथ्स चल रही है पर 1 लाख लाइव बर्थ के अंदर, ओके। तो इंडिया जो है टॉप 10 कंट्रीज में आ रहा है, बहुत बुरा है और शर्म वाली बात है कि हम विकसित भारत होने की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन हम यहाँ विकसित नहीं हो रहे हैं। हमें होना चाहिए, उनकी जान बचानी चाहिए। 17% डेथ होती है इंडिया के, नाइजीरिया के बाद दूसरा देश हमारा है, ओके। एंटीनेटल केयर देख लेते हैं। एंटीनेटल केयर वो होता है जब प्रेगनेंसी के दौरान हम विमेन को जो केयर दी जाती है उसे एंटीनेटल केयर बोलते हैं। उसमें बोला कि सिर्फ 34% वुमेन ये अवेल कर पाती हैं, WHO का कहना है। पोस्टनेटल केयर में देख लेते हैं, सिर्फ 16% वुमेन ही इसको अवेल कर पाती हैं, जाती ही नहीं है, घर में ही देख लेते हैं। लैक ऑफ स्किल्ड हेल्थ प्रोवाइडर्स हमारे पास नहीं है। जो आशा वर्कर्स हैं वो स्किल्ड नहीं है, उनको स्किल किया जाना चाहिए। 8% जो वुमेन के हैं ना, वुमेन है इंडियन वुमेन, उनको टेटनस का शॉट नहीं दिया जाता, क्योंकि जब वो सी सेक्शन के साथ डिलीवरी होती है, सर्जरी होती है वो एक प्रॉपर, तो उसमें आपका इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो अगर आप वो टेटनस नहीं दोगे तो वो आपकी नॉन सीरियसनेस शो करता है और अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द हेल्थ वर्कर्स का दिखाता है इसमें, ठीक है। तो 11% केस में ऐसा देखने को मिला है, WHO कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं।
तो डिलीवरी के टाइम पे वहाँ पे कोई स्किल्ड हेल्थ प्रोवाइडर है ही नहीं है, जो दाई हैं वही ही उनका ऑपरेशन कर देते हैं। चलिए, ये नेट का और नीट का क्रिसिस हम कल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वॉल्यूम में या वीडियो में कोई, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसे ज़रूर ठीक करूँगा। और अगर आप इस मेरी स्पीड से कोई प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा करनी है या कम करनी है, तो उसके लिए भी मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो 1.25 या 1.5 पर देखें, आपका टाइम भी बचेगा और एक्सपीरियंस भी सही रहेगा। अब मैं तो अपनी इसी स्पीड से बोलूँगा, मैं तेज़ नहीं बोल सकता हूँ इससे। हाँ, बोलने की कोशिश करूँगा अगर आपको सही नहीं लगता है तो। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में।